समाज का ठेका नहीं लेते हैं। यहाँ पे एग्जिस्ट करती है आई फीलिंग, मैं, मतलब मेरी बात करो, मैं यहाँ आपसे जुड़ रही हूँ तो मेरा क्या फायदा है, मैं आपसे क्लासेस लूंगी तो मेरा क्या फायदा होगा, कि मुझे कुछ समझ में आएगा या नहीं आएगा, मेरी रिवीजन, मेरी प्रैक्टिस, मेरी क्लासेस आपसे क्लास लेने में चलेंगी या नहीं चलेंगी, तो ये चीज सोची जाती है ना। क्लियर? प्राथमिक द्वितीयक समझ में आ गया। ये दो टाइप थे जो आप सबको पता थे। क्वेश्चन कैसे आ सकता है आगे भी बताऊंगी। एक तो इनकी विशेषताएं देखे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक या द्वितीयक की विशेषता है या नहीं है। दूसरा एक फैक्चुअल क्वेश्चन जो पूछ सकता है कि ये जो प्राथमिक द्वितीयक को दो पार्ट में डिवाइड करा है समूह को, प्राथमिक द्वितीयक में किस पर्सन ने करा है, 4 ऑप्शन आपको देगा। सीधा सीधा आंसर याद कर लो। और मैं बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में मैं पूछने भी वाली हूँ लाइव वाले में आप लोगों से आगे। यहाँ नाम याद कर लो, C.H. कूले। C.H. कूले इज द पर्सन जिन्होंने ग्रुप को, समूह को 2 भागों में बांटा है, एक है प्राथमिक और दूसरा है द्वितीयक। चलिए मान के चल रही हूँ ये समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट देखते हैं, अगली डिवीजन देखते हैं। C.H. कूले का नाम लिख के भी चलिएगा साथ में। प्राथमिक द्वितीयक में, प्राइमरी सेकेंडरी में किसने बांटा है, C.H. कूले ने बांटा है। अगला डिवीजन देखेंगे, प्रकार की ही बात कर रहे हैं। प्रकार में ही आगे एक और डिवीजन आता है जो कि है आपका, जो अभी नहीं पता है तो यहां से सब लोग ध्यान से सुनेंगे, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप क्या होता है हमारा, आंतरिक समूह या अंतः समूह, और आउट ग्रुप हो गया बाहरी समूह। बाहरी समूह। अब ये आंतरिक और बाहरी का क्या मतलब है, देखो बहुत सिंपल सा मतलब है, जो आपको नाम से पढ़ के समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब वही है। आंतरिक समूह मतलब क्या होता है, जिसका आप पार्ट हो, जिस भी ग्रुप का आप पार्ट हो, जिसमें भी आप इन हो, जिसमें भी आप अंदर हो, जिससे भी आप संबंधित हो, जिस समूह से आप संबंधित हो, चाहे वो आपका परिवार हो, आप संबंधित हो। अब ध्यान से समझना, आपका परिवार आपके लिए अंतर समूह है, आपके लिए इन ग्रुप है, पर क्या मेरे लिए है, मेरे लिए वो कौन सा ग्रुप है, बाहरी समूह, आउटर ग्रुप। और मेरा परिवार मेरे लिए अंतर समूह है, लेकिन आपके लिए वो क्या है, बाहरी समूह है। तो जिस भी समूह से आप संबंधित हो वो आपका अंतर समूह हो गया। अब आप एक समय पे एक से ज्यादा समूह के मेंबर हो सकते हो। एक समय पे एक व्यक्ति एक से ज्यादा समूह का सदस्य हो सकता है। जैसे कि यहाँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक ग्रुप बना हुआ है तो मैं यहाँ की भी मेंबर हूँ। इसके अलावा मैं अपने परिवार में हूँ तो मैं अपने परिवार की भी एक मेंबर हूँ। इसके अलावा मान लो मैं किसी समाज सेवा, किसी लोक कल्याण के किसी ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ तो मैं उसकी भी मेंबर हूँ। तो इस तरीके से व्यक्ति एक ही है लेकिन वो अलग अलग समूह से जुड़ा भी हो सकता है। तो ऐसे सभी समूह जिनसे आप संबंधित हो वो अंतः ग्रुप है, और आप संबंधित नहीं हो, नॉट रिलेटेड, नॉट डायरेक्ट पार्ट, ठीक है, आप नॉट डायरेक्टली, आप उसके पार्ट ही नहीं हो, नॉट अ पार्ट, तो आप क्या कहलाओगे कि वो ग्रुप आपके लिए आउट ग्रुप है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये समझ में आ गया, इन ग्रुप आउट ग्रुप, कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर? तो जो जैसे पिछला आपका किसने दिया था, C.H. कूले ने दिया था, यहाँ पे आप देखोगे ये किसने दिया है, ये कंसेप्ट दिया है सुन्नर ने। नाम लिख लीजिएगा, ऑप्शंस मिलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। पिछला वाला आपको C.H. कूले ने दिया था। अच्छा यहाँ तक बताइए समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। चल मी यहाँ तक क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, कंफ्यूजन तो नहीं हुई है यहाँ तक किसी को भी? ओके, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछेंगे, अब तक मैं अगला नाम मेंशन कर रही हूँ। तीसरा टाइप, मतलब तीसरे और डिवीजन है, प्राइमरी सेकेंडरी हो गई, इन आउट हो गई, प्राथमिक द्वितीयक, आंतरिक बाहरी। एंड अगला आता है हमारा, अगली डिवीजन आती है हमारी हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज समूह, एंड वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर समूह। अब क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को इस वर्ड का एग्जैक्ट मतलब पता था?
वर्टिकल तो शायद फिर भी आप लोगों को पता हो, कई बार कुछ वर्ड हिंदी के भी इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि सीधा पढ़ने से डायरेक्ट मीनिंग नहीं निकल के आ रहा होता है। तो हिंदी डायरेक्ट एग्जैक्ट हिंदी इज नॉट लाइक बहुत इजी, एग्जैक्ट हिंदी भी नहीं है। सो कई बार आपको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश की हेल्प लेनी पड़ सकती है। चलिए, हॉरिजॉन्टल और क्या है हमारे पास, ऊर्ध्वाधर समूह, इसके बारे में देख लेते हैं, बात करते हैं। चलिए, अब मैं आपको एक हायरार्की समझाती हूँ जो शायद मैं मल्टीपल टाइम बहुत बार आपसे क्लास में बना भी चुकी हूँ। ये चार्ट आप लोग देखेंगे, ये मैंने बताया था भारतीय समाज को जब आपका वेद चल रहा था ना, वैदिक टाइम, तब ही हमने कार्य के आधार पर, काम के आधार पर कुछ भागों में वर्गीकृत कर दिया था कि कास्ट के फॉर्म में, हमने बाद में कास्ट के फॉर्म में इसे बोला, लेकिन पहले बोला था कि लोगों के काम के आधार पर कि कौन पर्सन क्या क्या काम करेगा, उस आधार पर हम इसे कुछ भागों में बांट रहे हैं। तो आपको पता होगा ये कौन कौन से वर्णा थे। वर्णा सिस्टम बोला जाता था, इसे कास्ट सिस्टम नहीं बोला जाता था, पर बाद में इसे कास्ट सिस्टम बोला जाने लगा। यस, नाम बताएंगे आप लोग मुझे, इसका नाम आप लोग मुझे बताएंगे। वर्णा सिस्टम में 4 भागों में भारतीय समाज को वर्गीकृत किया गया था। उनको क्या बोला गया, और जब इसे वर्गीकृत किया गया था तो इसे बोला गया था कि ये पेशे काम के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कर रहे हैं कि जो पर्सन ये काम करेगा वो ये कहलाएगा, जो ये करेगा वो ये कहलाएगा। हम जन्म के आधार पर नहीं फिक्स कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये जन्म आधारित वर्गीकरण बन गया था कि जिस पर्सन ने जिस पर्टिकुलर ग्रुप में जन्म ले लिया वो उसी का पार्ट बन के रह जाएगा। ओके, तो सावित्री की तरफ से आंसर आ चुका है हमारे पास, बिल्कुल सही है आपका आंसर। यहाँ पे आप लोग थोड़ा याद रखिएगा इस वर्गीकरण को। सबसे यहाँ टॉप पे आपको देखने को मिलेंगे ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, देन वैश्य एंड देन शूद्रास। क्लियर? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। अब क्यों मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ये मैंने आपको एक डिवीजन समझाने के लिए लिखा है। क्या डिवीजन है, ध्यान से देखिए। जब भी हम किसी चीज को हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज बोलते हैं, उसका मतलब होता है ये, और जब भी मैं किसी चीज को वर्टिकल बोलती हूँ, ऊर्ध्वाधर बोलती हूँ, तो उसका मतलब होता है ये। तो जब भी मैंने बोला कि आप एक क्षैतिज समूह से संबंधित हैं, मतलब कि आप एक ऐसे समूह पे हैं जिसमें चीजें बराबरी पे हैं, जैसे कि एक ही जाति से होना, एक ही जाति से होना, एक ही कास्ट से होना, अगर देखा जाए तो वो क्षैतिज समूह ही तो है। मैं कह रही हूँ कि कोई ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मणों का ग्रुप एक ही क्षैतिज समूह कहलाएगा, क्षत्रिय का ग्रुप, वैश्य का ग्रुप, शूद्रास का ग्रुप। आज भी देखते हो, आज के समय में भी बहुत सारी सोसाइटी बनती हैं, जैन कम्युनिटी बन गई है, ब्राह्मण कम्युनिटी बन गई है, इस तरीके से अलग अलग कम्युनिटीज बन रही हैं। तो वो सब क्या है, वो सब क्षैतिज समूह है, हॉरिजॉन्टल ग्रुप है। और वहीं अगर अलग अलग डिवीजन देखो कि आपने पहले इनको रखा था फिर इनको रखा था, तो वो हो जाता है ऊर्ध्वाधर समूह। तो मतलब अलग अलग जाति, अलग अलग जाति। अब इसको सिर्फ जाति तक मत रखो, एक कंपनी में ले आओ। एक कंपनी में आप देखते हो सबसे ऊपर कंपनी के सीईओ हो गए, सीएफओ होंगे तो वो हो जाएंगे, फिर आपके जनरल मैनेजर हो जाएंगे, फिर और मैनेजर हो जाएंगे, फिर नीचे वर्कर हो जाएंगे। तो ये सब है तो एक ही कंपनी के ना, लेकिन इनमें भी टॉप, देन उसके नीचे, देन उसके नीचे, तो ये वर्टिकल हो जाएगा ना, फिर ये ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। क्लियर? तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समूह क्या होता है ये भी हमें समझ में आ गया बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक है, ये सबने सही बोला है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, 4 समूह, और इन 4 समूह के बेसिस पे आप लोगों को ये जो वर्गीकरण हमने करा है ये समझ में आ गया होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल भी हमने देख लिया। अभी तक टोटल अगर हम देखें तो हम कितने ग्रुप पढ़ चुके हैं? 6 ग्रुप पढ़ चुके हैं। 3 पार्ट में डिवाइड करा और हम लोग पढ़ चुके हैं 6 के 6 ग्रुप का पार्ट कवर कर चुके हैं। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल समूह, ठीक है, क्षैतिज एंड आपका ऊर्ध्वाधर समूह में जो आपका जो डिवीजन है वो किसने किया, ये नाम लिख लो। वहां मैं लिखना भूल गई थी, सॉरी फॉर दैट। आप लोग लिख लीजिए एक नाम, मिलर का। ये नाम लिख लीजिए मिलर। ये आपका क्षैतिज एंड किस में लिखेंगे आप लोग? ऊर्ध्वाधर में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में। क्लियर? यस कनक, बता दिया मैंने, सॉरी आई फॉरगेट, मैं भूल गई थी बताना। आप लोग इसको लिख लीजिए, मिलर का नाम लिख लीजिए
चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर है ये, यहाँ तक चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे अब टेरिटोरियल। हिंदी में भी बताऊंगी, प्लीज डोंट लाइक जल्दी में आके ये नहीं कि हिंदी में नहीं बताया जा रहा है। प्रादेशिक, नॉन टेरिटोरियल, गैर प्रादेशिक। अच्छा, अभी सबको ओके लग रहा है हिंदी इंग्लिश, या अभी लग रहा है कि प्रॉब्लम है, अभी नहीं हो रही हैं चीजें? नोट्स का आज से मैं अपलोड करवा दूंगी। नाउ मिलर इज नॉट हियर, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होंगे, ऐसा नहीं है। देखो, अगर नोट्स होगा जिस भी टॉपिक का, दोनों मीडियम में नोट्स मिलेगा। नोट्स को लेके कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, क्लियर? नोट्स को लेके ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हिंदी में मिल रहा है, इंग्लिश में नहीं मिल रहा। अभी बताइए कि ये तरीका ओके है दोनों स्टूडेंट के लिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए? इसमें तो कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं रहेगी ना, है ना? अब किसी को कोई भी समस्या, देखो लाइफ का मतलब ही यही है कि आप लोग अपनी परेशानी यहाँ मुझे बता सकते हो। रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको यही प्रॉब्लम होती है ना कि इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, समझ नहीं आ पाता है। तो यहाँ अगर आप लाइव अभी देख रहे हो क्लासेस, तो इसका मतलब यही है कि आप लोग ध्यान से अटेंटिवली सुन पाओ, जो भी सुनते ही जो डाउट आ रहा है वो आप लोग यहाँ पे मेंशन भी कर दो। और कई बार अगर कुछ टॉपिक की आप रिकॉर्डेड क्लास भी देखते हो, देखो मैं आपको तरीका बता देती हूँ उसका भी एक, कि आप अगर किसी टॉपिक की रिकॉर्डेड क्लास भी देख रहे हो तो आप पेन कॉपी लेके बैठिए। एक तो सिर्फ इस तरीके से मत बैठिए कि वीडियो चला ली और सुन रहे हैं, पेन कॉपी लेके बैठिए, शॉर्ट पॉइंट लिखते रहिए। कोई बिल्कुल बच्चों से बच्चों वाला डाउट, कोई बिल्कुल, मैं कहती हूँ आपको लग रहा होगा कि यार मैम सोचेगी क्या बेवकूफ़ों वाला क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा भी डाउट आ रहा है तो उसे लिख लो। आप सबको मौका दिया जाएगा कि आप लोग अपने डाउट पूछ लो। आप सबके सामने पूछना चाहते हो, जेन्युइन सा डाउट है, आपको लग रहा है कि हाँ एक्चुअल में डिफिकल्ट चीज़ है, तो आप पूछ लो लाइव में जब भी हो। और अगर नहीं ऐसा है, आपको लग रहा है बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है, मैं नहीं पूछ पा रही हूँ क्लास में, थोड़ा सा लगता है कई बार बच्चों को, तो वो सेपरेटली जो ग्रुप बनाया जाएगा, या मैं पर्सनल इंटरेक्शन के लिए भी बात कर लूँगी कि मैं किस तरीके से पर्सनल इंटरेक्शन भी आप लोगों से कर सकती हूँ। क्लियर? हाँ, देखो हिंदी वालों का इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश वालों का हिंदी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हिंदी के वर्ड भी कोई आसान तो नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सा बेसिक इंग्लिश होगा तो चलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ग्रामर सीखो, इंग्लिश सब्जेक्टिव लिखना सीखो, एमसीक्यू पेपर है, आंसर बनना चाहिए, चाहे हिंदी में पढ़ के आए चाहे इंग्लिश में पढ़ के आए। बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे स्टूडेंट ने मुझे बोला है कि मैम हिंदी में पढ़ रहे थे तो वर्ड बहुत डिफिकल्ट थे, फिर थोड़ा इंग्लिश देखी तो समझ में आ गया कि पूछना क्या चाह रहा है, तो हम लिख आए आंसर, है ना? तो ये चीज़ थोड़ी सी सही रहती है। अभी आप लोगों को नहीं लगेगा, अभी आप लोगों को लगेगा कि यार हिंदी हिंदी पूरा लिखो आप, या इंग्लिश ही इंग्लिश पूरा लिखो, लेकिन जब एग्जाम देने की बात आती है ना, तब इसके फायदे बहुत अच्छे से समझ में आएंगे आप लोगों को। चलिए वापस आ जाते हैं टॉपिक पे, हो गई अब थोड़ी बहुत बीच की बकवास। टेरिटोरियल, नॉन टेरिटोरियल, प्रादेशिक, गैर प्रादेशिक। नाम से कुछ समझ में वैसे आ रहा होगा। पर्सन का नाम लिख देती हूँ, किसने ये दो भागों में वर्गीकृत किया है, तो नाम है पार्क एंड बर्गेस, रॉबर्ट एजरा पार्क एंड बर्गेस। पार्क एंड बर्गेस, ये याद रखो, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया है आपका कि कुछ प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूह भी होते हैं। इन पर्सन ने ना आपकी अर्बन सोशियोलॉजी, शहरी समाजशास्त्र के लिए भी काम करा है। जो पार्क एंड बर्गेस है, इनकी थ्योरी भी है काफ़ी सारी, आगे हमारे सिलेबस में सारी नहीं है वो चीज़ें। सावित्री, ऐसा क्यों, मतलब पहले से क्यों पढ़ना है वो टॉपिक? वैसे मैं बता दूंगी, अगला टॉपिक तो मैं समाजीकरण कराने वाली हूँ, लेकिन क्लास के बाद आप पढ़ो तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप क्लास देखने के बाद वो सेम टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, अदरवाइज आपको 3 बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार क्लास से पहले पढ़ोगे, फिर क्लास में पढ़ोगे, और क्लास के बाद भी रिवाइज करना पड़ेगा। तो क्लास से पहले मत पढ़ो, क्लास देखो और फिर पढ़ो, ठीक है? 3 बार मेहनत मत करो, और चीज़ पढ़ो, और कंसेप्ट पढ़ो, और पिछले टॉपिक्स पढ़ लो, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, ये सब करो। प्रादेशिक मतलब हो गया जो आपकी टेरिटरी, आपके एरिया में आ रहा है। हम सब भारतीय हैं, वी ऑल आर इंडियंस। क्यों? क्योंकि हम एक टेरिटरी शेयर करते हैं। इससे ज़्यादा मुझे मैप अच्छा बनाना नहीं आता, ऊपर जाऊंगी तो गड़बड़ कर दूंगी, इसलिए मैं ज़्यादा हाथ आजमा नहीं रही हूँ, तो मैं यहीं तक छोड़ रही हूँ इसको। समझ गए होंगे आप मैं क्या ड्रॉ करना चाह रही हूँ, और समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो हम सब भारतीय हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग, आप झारखंड में रहने वाले हो तो आप कहोगे हम सब झारखंड से बिलोंग करते हैं, कुछ यूपी के तो यूपी बोलेंगे, राजस्थान तो राजस्थान बोलेंगे। तो जब कोई व्यक्ति एक ही जगह से बिलोंग करता है तो वो प्रादेशिक कहलाता है, और जब अलग अलग जगह से है तो वो गैर प्रादेशिक समूह है। जैसे हम सब लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, अब
इस ग्रुप में हर कोई अलग अलग स्टेट से है, फटाफट अपने अपने स्टेट भी बता दो। चलो जैसे मैंने बता दिया कि मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली एक स्टेट मेरा हो गया, आप लोगों का स्टेट हो गया, तो हम अलग अलग स्टेट से मर्ज हुए। तो अलग अलग स्टेट से मर्ज हुए तो वो क्या कहला रहा है, गैर प्रादेशिक समूह। हमारा समूह द्वितीयक भी था, हमारा समूह इन ग्रुप भी है क्योंकि हम जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में। हमारा समूह आपका द्वितीयक भी है, इन ग्रुप का भी पार्ट है, और गैर प्रादेशिक यानी नॉन टेरिटोरियल का भी पार्ट है। समझ गए आप? तो एक ही प्रदेश से हो, एक ही प्रदेश, फ्रॉम सेम प्लेस। अब वो प्लेस कंट्री भी हो सकती है, वो प्लेस स्टेट भी हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, गांव भी हो सकता है बल्कि। और जब अलग अलग प्रदेश से हो, जब अलग अलग प्रदेश से, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, क्लियर, जब अलग अलग स्टेट से हो। तो ये हो गया टेरिटोरियल, नॉन टेरिटोरियल, प्रादेशिक, गैर प्रादेशिक। अच्छा मैं देख लेती हूँ। अच्छा हाँ, सब झारखंड झारखंड झारखंड